फोन उठाने तेरे घर बोलो कि तेरी माँ चोटता हूँ, तेरी घर वाले फोन करता हूँ। फिर गाली क्या करते हो? जब तुम घर छोड़ के भाग गए हो दूसरे के पास, तो फिर क्यों जो है वो कर रहे हो अभी? ये बताओ ना, नए नए नंबर से कॉल करके क्या साबित कर दोगे? बोलो। सुन लिया आपने? जिनको मेरी लैंग्वेज गंदी लगती है तो और मेरे पति की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेरे पति की लैंग्वेज थी। मैं तो गाली ही नहीं देती भाई, माँ बहन वाली। अगर मैं गाली दूंगी तो पता नहीं तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे। गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। राधे राधे। ये हैं एक क्या, कई लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, मैं निगेटिव वे में भी नहीं लेती हूँ। कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग बुरा करते हैं, बोल के जाते हैं, मेरे को उनके कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर आगे मैं केस करूँगी और कोर्ट में जाके खड़ूँ होंगी, समाज में निकलूँगी, तो मुझे इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, उस टाइम के लिए मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग बिना जाने बिना समझे इतनी बड़ी बात बोल देते हैं, मतलब उस चीज़ का ये नहीं समझते, पूरी स्टोरी नहीं समझते, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, पहले की वीडियो नहीं देखेंगे, बस कुछ एक बात वो करके कमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही रोशन कुमार जी हैं, आए दिन ये कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते रहते हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, जिस इनका कमेंट है, कमेंट भी मैं लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। इनका है, जिस पत्नी के रिश्ते में एक बार भी पंचायत हो जाए या पत्नी थाने चली जाए तो ऐसी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। रविशंकर ने बिल्कुल ठीक किया है, और शायद इतनी गंदी ज़ुबान औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ओके, थैंक यू। अगर आपके कहने से अगर रविशंकर मुझे डाइवोर्स दे देते ना, तो आप धन्यवाद भाई, ठीक है। मैं आपको बहुत मानूंगी कि ऐसे इंसान से मेरा पीछा छूट गया, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि रविशंकर मेरे को डाइवोर्स दे दे समाज में खड़े होकर, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। बार बार भाग जाना, 2-3 साल बाद वापस आना, इससे बेटर तो डाइवोर्स की ज़िंदगी होती है। ये देखो, ठीक है, नहीं लगाती मैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। पहला है इनका कि पंचायत हो जाए। आपने मेरी बातें सुनी, बट गौर से नहीं सुनी। मेरी लाइफ में पंचायत मैंने नहीं बुलाई थी, मेरे यहाँ प्रधान क्यों बुलाए गए? पहले मेरा बच्चा 8 महीने का था, ध्यान से सुनिएगा ये स्टोरी। मेरा बेटा 8 महीने का था, और छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, उन्हें दूध चाहिए होता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ दूध हो नहीं रहा था, मतलब मेरे यहाँ दूध लिया नहीं जा रहा था, गांव एरिया है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ऐसा करो कि मेरे घर में 2 भैंसें दूध देती थी प्रॉपर, और उनका दूध बेच देती थी मेरी सास, दूध वाले को बेच देती थी। तो मैंने जब सास से बोला कि मेरे को बच्चे के लिए दूध चाहिए, तो वो नहीं देती थी, मतलब देती ही नहीं थी, क्योंकि दूध पूरा बेचना होता था। जब बच्चे के लिए दूध नहीं मिला, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा बच्चे को दूध चाहिए वो, और मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए 3 दिन मैंने पूरा 3 दिन चीनी और पानी का घोल बना के पिलाया है, क्योंकि मुझे हो नहीं रहा था, तो मैं पिला नहीं पा रही थी, और घर में दूध होने के बावजूद दूध बेचा जाता था, पर मेरे बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं दिया जाता था। मैंने पंचायत नहीं बुलाई थी, मैंने प्रधान को नहीं बुलाया था। मैंने अपने पति रविशंकर से कहा, फौजी रविशंकर से कहा, जिनके अकाउंट में बहुत पैसा रहता है, सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और दूध नहीं दे रही है, अगर आपको अगर ऐसा करो, आप मेरे को दूध ला दो कहीं से। तो मैंने कहा, जिस दूध वाले को मेरी सास दूध बेचती है, मैंने अपने पति से बोला, रविशंकर से, मैंने कहा ऐसा करो, तुम दूध वाले से बोलो कि वो मुझे 1 किलो दूध दे दिया करे। तो मेरे पति का जवाब था कि अगर हम दूध लेंगे दूध वाले से, या गांव में किसी से भी दूध लेते हैं, तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी
कि घर में 2-2 भैंसें दूध दे रही हैं, घर से दूध बेचा जा रहा है और उसके बावजूद उसी घर में किसी और के घर से दूध खरीदा जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी सास से अपनी मम्मी से कह दीजिए कि दूध दे दें। तो मेरी सास का था कि नहीं। तो मैंने कहा अपनी सास से कि भाई पैसे ले लो, अगर तुमको पैसे चाहिए 1 किलो दूध के पैसे ले लो। तब भी मेरी सास तैयार नहीं थी। उसके बाद जब 3 दिन तीसरा दिन हुआ तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ऐसा है, ये 500 रुपये लो। वो 500 रुपये मेरे पापा ने दिए थे मुझे जब मैं मायके गई थी। रविशंकर नहीं देते थे तब मुझे पैसे, ठीक है। तो मैं रवि शंकर को मैंने 500 रुपये दिए। मैंने कहा जाओ मार्केट, मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर दूर रहा होगा मार्केट, वहाँ से पर्वत खेड़ा से लालगंज, मेरे को ठीक नहीं पता है। उस टाइम पे मेरे पति के पास बाइक भी थी। मैंने कहा जाओ बाइक से और दूध का डिब्बा ले आओ। उस टाइम पे लैक्टोजन चलता था 180 रुपये का डिब्बा। मैंने कहा जाओ सेकंड वाला डिब्बा ले आओ जा करके। उससे बच्चे को मैं कुछ नहीं, पाउडर वाला ही दे दूँगी, उस दिन की ही बात है। मेरे हस्बैंड को बहुत मैंने बोला, मेरे हस्बैंड, अब यहाँ से गौर से सुनिएगा, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मेरे हस्बैंड तैयार हुए, ससुर को बैठाया। तो मैंने कहा मार्केट तक जाना है। तो ससुर जी ने बोला कि हाँ मेरे को काम है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने पति से बोला, मैंने कहा तीसरा दिन है, बच्चा सिर्फ चीनी पानी पे नहीं रह पाएगा, हाँ तो आप प्लीज़ जल्दी आ जाइएगा क्योंकि बाइक से जा रहे हो। मेरे हस्बैंड घर से निकले, मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर दूर लालगंज का मार्केट। मेरे हस्बैंड लालगंज गए, पर लालगंज से मेरे पति सीधा रायबरेली चले गए। रायबरेली चले गए, वहाँ से 50 से 55 किलोमीटर दूर चले गए। 10 किलोमीटर दूर से दूध का डिब्बा नहीं लेके आए, मेरे मायके चले गए, मेरे पापा को वहाँ से लेके आए। यहाँ जब 3-4 घंटे हो गए, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले गए ये, बच्चा भूख से बिलख रहा। मैंने फिर से चीनी पानी का शरबत बनाया, अपने बच्चे को पिला दिया, क्योंकि छोटे बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये दूध मुझे दिया जा रहा है या मुझे सिर्फ पानी में घोल के सिर्फ चीनी पिलाई जा रही है। छोटे से बच्चे को ये नहीं पता रहता, ठीक है। जब मैं पूरा टाइम बच्चे को जो चीनी पानी का घोल पिलाने के बाद मैं दरवाजे के पास, अपने घर के पीछे वाले दरवाजे के पास आकर के खड़ी थी कि शायद मेरे हस्बैंड अब मुझे आते हुए दिखेंगे। 3-4 घंटे वेट करने के बाद मुझे मेरे पति दिखे बाइक से ससुर के साथ आते हुए। मैंने कहा चलो मेरे बच्चे को दूध मिल जाएगा, मैं खुश हुई। उसके पीछे ही क्या देखती हूँ, मेरे पापा भी बाइक से आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, इस टाइम पे मेरे पापा आ रहे हैं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि मेरे पापा आ रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, शायद किसी वजह से आ रहे होंगे, घूमने के लिए आ रहे होंगे। पापा घर आए, रविशंकर के दोस्त को बुलाया गया, प्रधान राम को बुलाया गया, रामवरण को भी बुलाया गया, मेरे ससुर थे, मेरी सास थी, मेरे फौजी पति थे, ठीक है। मेरे सास ने प्रधान को बुलाया था क्योंकि मैंने बच्चे के लिए दूध का डिब्बा मंगाया था, इसलिए समझ लो मेरे यहाँ पंचायत हुई, ठीक है। तो कितने अच्छे होंगे वो लोग जो छोटे से बच्चे के दूध के लिए पंचायत करने के को तैयार हो गए, पर दूध नहीं दिया। घर में 2-2 भैंसें थी, वो बेचना जरूरी था। मेरे पति दूध का डिब्बा नहीं लेके आए, 4-4.5 घंटे बाद आए तो भी दूध का डिब्बा नहीं लेके आए। फिर सुनवाई स्टार्ट हो गई, कटघरे में मुझे खड़ा किया गया, बच्चे के लिए दूध मांगती है, ठीक है। एक तरफ मेरे पति, मेरी नंदे, मेरी जिठानी, मेरी सास, मेरे ससुर ये थे, एक तरफ मैं अकेले अपने बच्चे के साथ खड़ी, और 4 बातें सुनाने के लिए मेरे पापा को रायबरेली से बुला के लेके गए। रविशंकर पर्वत खेड़ा से रायबरेली गए और रायबरेली से मेरे फादर को बुला के लेके आए। फैसला ये हुआ कि रविशंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे का दूध लेके आना, इसके लिए तुम कुछ नहीं बोलोगी और रविशंकर व्यवस्था करेंगे। फिर भी मेरी सास घर से दूध देने को नहीं तैयार थी, उसको ये था कि दूध बेचना है, जबकि पूरा खर्चा रविशंकर उठाते।
उसके बाद रवि के एक दोस्त हैं राम प्रकाश, बगल के गांव के, दूध उनके यहाँ से आता था मेरे बच्चे के पीने के लिए। तो ऐसे मेरे यहाँ प्रधान आए थे और पंचायत हुई। सेकेंड बार पंचायत कब हुई? सेकेंड बार मेरी शादी मेरी नंद की शादी में मुझे करंट लग गया। द्वाचार की बारात हो रही थी और मुझे करंट लग गया। मेरी सास को हुआ जानबूझ के इसने अपने आप को करंट लगा दिया। अब उसकी स्टोरी आप सुनिएगा। दूसरी, मेरी नंद की शादी थी, अर्चना देवी, मेरे पति सारा करता धरता है, सब कुछ वही कर रहे थे। पहले इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया मेरे बेड में। मेरा बेड जो होता है डबल बेड का, जो मेरे फादर ने मेरी शादी में दिया था, उसमें उनको जो है लगवाना था, उसमें रॉड बंधवानी थी, इलेक्ट्रिक वाली रॉड जो लाइट होती है। तो मैंने उनसे, मेरे पापा भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है और इलेक्ट्रीशियन है, तो मुझे कुछ चीज़ों का नॉलेज है कि कहाँ पे ये चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ें लगाई जाती हैं, कहाँ पे नहीं लगाई जाती। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं आप ऐसे नहीं करो, क्योंकि बच्चा भी मेरा छोटा है और बेड में कौन, डबल बेड मतलब सोने के बेड में, सोने वाले बेड पे रॉड कौन लगाता है, सिरहाने पे कौन लगाता है? मेरा बेड सिंपल सा है, उस पर कौन रॉड लगाएगा? तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को मना कर दिया। 20 मिनट बाद फिर इलेक्ट्रीशियन आया। मेरी अलमारी, गोदरेज अलमारी लोहे वाली, उसमें वो बांध रहा था पल्ले में। तो मैंने कहा ये क्या है? तो वो कहता है रॉड लगानी है, रॉड बांधनी है, मेरे से बोला गया। तो मैंने कहा लोहे की अलमारी में अगर आप इलेक्ट्रिक रॉड लगाओगे, वो बड़ी वाली जो शादियों में चलती है लंबी वाली, मैंने कहा उसमें लगाओगे तो ये तो करंट मार देगा ना। तो मैंने कहा आपको पता नहीं है कि इसमें नहीं लगाया जाता? मैंने उसे फिर भगा दिया। मैंने कहा नहीं, ना मेरे बेड में बंधेगा और ना ही मेरे अलमारी में बांधा जाएगा। मैंने कहा आप इलेक्ट्रीशियन हो, आपको इतना नहीं पता है कि बिजली का सामान को लोहे से और इंसानों से थोड़ा सा दूर रख के लगाना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे दरवाजे के बगल में जो पिलर था उसमें लगा दिया और नंगा तार छोड़ दिया इलेक्ट्रीशियन ने। उससे मुझे करंट लग गया, जबकि मैंने उससे कई बार बोला था कि इस तरफ रॉड मत बांधना, नहीं तो करंट लग सकता है, मुझे नहीं किसी को भी लग सकता है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद मेरे जेठ ने, मेरी सास ने और मेरे पति ने वहाँ पे रॉड बंधवाई। उसके बाद जब मुझे करंट मार दिया, मुझे 2 से 3 घंटे तक दिखा नहीं, मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे मामा के जो बेटे थे वो मुझे अस्पताल लेके गए। मेरे पति नहीं गए थे साथ, ठीक है, वो अपनी बहन की शादी में अपने बेवड़े दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे पहले। फिर किसी ने बोला होगा तो फिर ये पीछे पीछे बाइक से गए। उसके बाद मैं आई, मेरी नंद की शादी हो गई। विदाई के टाइम पे मेरे पति मुझे मायके छोड़ आए, मतलब शादी हुई, शादी के दूसरे दिन मेरे पति मुझे मायके छोड़ आए, क्योंकि करंट लगने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरे पति के पास पैसे नहीं थे। फौज की नौकरी के बाद मेरे पति गाड़ी बुक किए, मेरे को मायके छोड़ आए। मैं वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया। जब मैं थोड़ा ठीक हुई, मैं अपनी नंद की जिस दिन चौथी लेने जाना था, उसके पहले ही मैं आ गई अपने ससुराल ऑटो से, ठीक है, टेम्पू से गई थी। मेरे को कोई लेने नहीं गया था, मैं खुद अकेले गई। जिस दिन वहाँ पहुँची हूँ चौथी, जिस दिन मेरी नंद भी पहुँची, मेरे पति ले करके गए उनको, और मैं अकेले बीमार होने के बावजूद गई ससुराल। उसके बाद फिर से प्रधान को बुलाया गया भाई शाम को, फिर से एक पंचायत बैठी, कटघरे में मुझे खड़ा किया गया कि इसने जानबूझ के करंट लगा लिया। जिसको ये लगे ना मेरी बात पे कि करंट जानबूझ के लगा लिया, सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ। आप अपनी ये उंगली लीजिएगा, ठीक है, एक बोर्ड में डाल के लाइट ऑन कर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा आप अपने आप खुद को लगा सकते हैं या नहीं। और प्लीज़ फिर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हुआ, कैसा फील किया आपने, ठीक है। तो मेरे 2 बार हो चुका, और चीज़ों का छोड़ दीजिए कि क्यों वो करूँगी। तो दोनों बार पंचायत का मेरी सास ने बैठाया, मेरे पति ने बैठाया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपके हिसाब से मुझे पहले ही तलाक दे देना चाहिए अपने पति को।
आप अगर मुझे पहले मिले होते तो मेरे 18 साल तो लाइफ के बर्बाद ही नहीं होते। आप मेरे को टीचर, आप तो मेरे टीचर हो जाते। फिर आपने ये बोला पत्नी थाने चली जाए। तो पहले इन चीज़ों में आप सोच लीजिए पंचायत का। मैंने बता दिया ना कि 2 बार मेरी सास ने पंचायत बुलाई, तो क्या सास को छोड़ देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए? बताइएगा ज़रूर एक बार। वैसे आपको मेरी लैंग्वेज बहुत गंदी लगती है, अब क्या करूँ, मेरी लैंग्वेज है ही। मैं माँ बहन की गालियाँ किसी को नहीं देती, पर माँ बहन की गालियाँ देने वाले रविशंकर आपको बहुत प्यारे लगते हैं। और मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, वो भी आपको बहुत चुभ जाती है बातें, रोशन कुमार जी को। तो ये, और दूसरा इन्होंने बोला कि पत्नी थाने चली जाए, तो ऐसी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पत्नी थाने चली जाए, पत्नी का गला काट दे रविशंकर, पर पत्नी कुछ बोले नहीं, अपने खुद के एक लौते बच्चे को जान से मारने के लिए कर दें, पर बीवी पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती, अपनी रक्षा के लिए वो कुछ बोल नहीं सकती। तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए रविशंकर ने। ठीक है, रविशंकर ने चंदा, सुनीता, समा, प्रतापगढ़ की सरस्वती, गोमती नगर में है लेडीज़, इन साथ के साथ रिलेशन बना के बहुत अच्छा किया है भाई, इनके हिसाब से। बिल्कुल ठीक किया है। इनकी सोच का आप देखिएगा। ये तो मेन है, औरों के तो मैं नाम ही नहीं ले रही। लखनऊ की जो लेडीज थी, उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया था तो उसकी बहू के भी, मतलब वो नाती पूता वाली थी, मतलब वो 50 से 55 साल की उम्र की औरत थी, जिसके साथ इश्क फरमा रहे थे मेरे पति देव। ठीक है, तो इन्होंने 50 साल 55 साल की औरत के साथ इश्क लड़ा के कोई गलत नहीं किया। मेरे साथ नहीं रहना चाहिए तो आप उनको समझाइए कि मेरे को तलाक दे दें। मैं भी चाहती हूँ कि बंदा मेरे को छोड़ दे, घर से भाग के जाने से कुछ नहीं हुआ। और शायद इतनी गंदी जुबान औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 1 मिनट, इसका जवाब मैं दूंगी। फोन उठाने तेरे घर बोलो कि तेरी माँ चोटता हूँ, तेरे घर वाले फोन करता हूँ। गाली क्या करते हो? जब तुम घर छोड़ के भाग गए हो दूसरे के पास, तो फिर क्यों जो है वो कर रहे हो? ये बताओ, नए नंबर से कॉल करके क्या साबित कर दोगे? सुन लिया आपने? जिनको मेरी लैंग्वेज गंदी लगती है तो, और मेरे पति की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेरे पति की लैंग्वेज थी। मैं तो गाली ही नहीं देती भाई, माँ बहन वाली। अगर मैं गाली दूंगी तो पता नहीं तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे। पोस्ट किया था, एक लोगों का कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, उन्होंने सच ही बोला था। ये ओम नारायण जी ने, दीक्षित जी ने, इन्होंने सच ही बोला था, क्योंकि ये चीज़ तो मैं भी चाहती हूँ कि रविशंकर आए और अपनी बात बोलें, और अगर उनके पास सबूत है ना तो वो वीडियो बना के पोस्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि अब 18 साल 19 साल के बाद और भी मेरा टाइम वेस्ट हो रविशंकर पे। इसलिए तो ओम नारायण दीक्षित जी ने ये बोला था, भाई जब तक दूसरे पक्ष की बात ना सुनो तब तक कैसे कह सकते हो कि कौन सही और कौन गलत है। मैडम ने तो पति की सारी गलतियां गिना दी। कोई इंसान कितना भी गलत हो, उसकी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। आदमी की ज़िंदगी में सिर्फ बीवी के लिए ही नहीं होती है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां फैमिली और अदर रिलेशन की भी होती हैं। चलिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मैं समझती हूँ कि रविशंकर ने अपनी सिस्टर की शादी की, उनके पापा कुछ नहीं करते थे, मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, और फैमिली की जिम्मेदारी, रविशंकर ने अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, पूरी फैमिली की। जेठ मेरे जिंदा हैं तो भाभी का एज अ हस्बैंड खुशी देने वाली ये कौन सी जिम्मेदारी होती है भाई? पहली बात। ठीक है, मेरे जेठ के बच्चों का बाप जिंदा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाएंगे, तो रविशंकर खुद के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाते? मेरी नंदों के पति भी जिंदा हैं, भगवान की दया से ठीक ठाक है, तो उनके बच्चों की शादी अगर रविशंकर करेंगे तो रविशंकर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, तो एक इंसान की पेमेंट में कितना हो जाएगा कि तुम गांव बसा लोगे? सॉरी मेरी बात जिसको भी बुरी लगे। और ये अदर रिलेशन वाली जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अदर रिलेशन में अगर नाजायज़ रिश्ता भी जोड़ा जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, तो एक लीगल वाइफ को लेके आने की क्या ज़रूरत है
कि आप लीगल वाइफ को लेके आओ। जब अदर जगह मुंह मार ही रहे हो तो मार लो भाई, शादी करने की, बच्चा करने की क्यों ज़रूरत है? जब तुम एज अ वाइफ अदर जगह रह ही रहे हो, रिलेशन निभा रहे हो, तो अदर जगह से एक अदर बच्चा भी कर लो। तो उस अदर एज अ वाइफ के साथ अदर वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी निभाते ही रहो। ठीक है, तो जो रवि की शंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रविशंकर ने निभाई। अपने फादर, अपने मम्मी, अपनी सारी बहनों की शादी की, ट्रीटमेंट का ज़रूरत लगता था वो सारा कुछ किया। पर अभी जो रविशंकर कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, अभी जो रविशंकर इस टाइम पे कर रहे हैं, आप उसका समझिए कि रविशंकर अपनी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं पति बनकर। पति समझते हैं कि वो 1 महीने की छुट्टी आते तो उस टाइम पे अपनी भाभी को खुश रखते हैं पूरी तरीके से, जैसे एक हस्बैंड रखता है वैसे। घर में शादी करके बीवी को डाल दिया, एक 14 साल का बच्चा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा फिर? मैं किससे कहूँ? मतलब मेरी जेठानी ने तो मेरे पति को ले लिया, खुद का पति तो उसका है ही, जेठ है मेरे। हाँ, तो रविशंकर भी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और हरिशंकर भी भाभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, सुनीता की। चंदा देवी का भी पति है, ठीक है, बट अगर चंदा देवी के बेटे को कोई चीज़ चाहिए होगा, मोबाइल में रिचार्ज तक इवन कराना रहता है, तो वो भी रविशंकर कराते हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी बोलेंगे तो मैं लगा दूंगी किसी दिन, ठीक है। रविशंकर ने अपने गूगल पे से कराया था। और नंद मतलब भांजियों की शादी, पूरी शादी का खर्चा कौन उठाता है? मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करने की बात दूसरी हो जाती है, पर एक लड़की की आप पूरी शादी करोगे तो वो कितना होगा? इस तरीके तो 6 नंद की हैं बच्चियाँ, उनकी शादी करोगे, फिर एक की हैं उनकी शादी करोगे, फिर भाभी को रखा है तो उसकी भी बेटी की शादी करोगे, तुम 9-10 लड़कियों की शादी करोगे। एक फौज की नौकरी में कितनी बच्चों की तुम शादी कर लोगे? खुद के बच्चे की फीस जमा तक के करने के पैसे नहीं रहते हैं तुम्हारे पास, उसके लिए कहते हो क्यों? भाभी को देना रहता तो क्या होगे? मैंने अगर रिचार्ज कर दिया तो क्या तुम मर जाओगी? ठीक है। और मैं भी चाहती हूँ कि रविशंकर आए और इन सारी बातों का जवाब दे, क्योंकि मैं तो पूछ के थक गई कि चंदा, सुनीता, समा के लिए भी बोल लो, बट वो उसका मुंह ही नहीं खुलता, ठीक है। और मैं जो भी वीडियो डालती हूँ, फर्स्ट मैं अपने हस्बैंड के स्क्रीनशॉट, रिकॉर्डिंग सब लगाती हूँ। मेरे पास 2017 तक के लेटर तक रखे हैं, 2017 के, कि कब मैंने कौन सी कंप्लेन की और कौन सी कंप्लेन पे रविशंकर ने सुलहनामा एफिडेविट साइन करके दिया है मुझे। तो मैं बेवजह हवा में बातें नहीं करती हूँ। और आपने बोला है कि कोई इंसान कितना भी गलत हो, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, है ना मेरे हस्बैंड में अच्छाई, एक बहुत बड़ी सी अच्छाई है, मेरे पति समाज सेवी है। किसी की भी बीवी दुखी होगी ना तो मेरे हस्बैंड का कंधा है सिर रख के रोने के लिए। वो किसी के भी दूसरे के बच्चे को अनाथ महसूस नहीं होने देते। वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते हैं। अपने बच्चे के लिए उनके पास ना टाइम है ना पैसा है। वो मेरा बच्चा तो बाप का प्यार जानता ही नहीं। यहाँ तक कि रविशंकर ने उस बच्चे को टॉर्चर कर करके डिप्रेशन के अटैक तक दिलवा दिए। ठीक है, तो आए रविशंकर, अगर इस पे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप बोल के जाइएगा चंदा, समा, सुनीता कौन है, सारी चीज़ें बोलिएगा। जो मैं एक एक चीज़ का जवाब दे रही हूँ ना, वो सारी चीज़ का आप बोल के जाइएगा, ताकि लोगों को भी आपकी सच्चाई पता चले। ठीक है। और एक ये है रोशन कुमार,